Hello student, how are you? Hope you are fine. Today we are starting the geographical new chapter that is resources and development. तो resources क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं. जो भी ह्यूमन की नीड को फुलफिल करे, टेक्नोलॉजिकली जो एक्सेप्टेबल हो, इकोनॉमिकली एसेसेबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, ये सारी चीज़ रिसोर्सेज कहलाती है. तो हमारी ही ज़रूरत ही किसी चीज़ को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करती है. रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमें 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है. वो है नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट. ये तीनों ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया जाता है. नेचर से एक्सट्रैक्शन ह्यूमन करेगा, टेक्नोलॉजी ह्यूमन के द्वारा क्रिएट की जाएगी और जो इंस्टीट्यूशन है वो भी ह्यूमन्स के द्वारा ही क्रिएट किया जाता है. तो ये तीनों चीज़ें ही रिसोर्सेज को थिंग को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करती है. तो ह्यूमन जो है किसी भी थिंग को जब इकोनॉमिकली डेवलप कर ले तो वो रिसोर्सेज कहलाती है. हमें लगता है कि रिसोर्सेज जो है वो फ्रीली इन्वायरमेंट में है और वो हमको मिल जाता है. ऐसा नहीं है. नेचर में तो बहुत सी चीज़ है लेकिन हर चीज़ रिसोर्सेज नहीं हो सकती. ह्यूमन के माइंड, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी नीड ही किसी थिंग को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करती है. तो ह्यूमन एक एसेंशियल एलिमेंट है किसी भी थिंग को रिसोर्सेज में कन्वर्ट. आई रिपीट, ह्यूमन एसेंशियल है किसी भी थिंग को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करने के लिए. तो ह्यूमन किसी भी मटेरियल, जो मटेरियल है नेचुरल मटेरियल, उसको रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकता है. अब हम जान लेते हैं कि रिसोर्सेज उसको किस तरह क्लासीफाई किया गया है. उसे 4 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है. पहला है ओरिजिन के बेसिस में. ओरिजिन के बेसिस में बायोटिक और एबायोटिक 2 टाइप्स है. उसके बाद है एक्सेसिबिलिटी के बेसिस में, जिसमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. ओके. थर्ड है ओनरशिप के बेसिस में. ओनरशिप के बेसिस में इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल बेसिस पे डिवाइड किया गया है. इसके बाद है डेवलपमेंट स्टेटस के बेसिस पे जो डिवाइड किया गया है रिसोर्सेज को. उसमें जो है पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक और रिजर्व बेसिस में डिवाइड किया गया है. तो ये जो है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज है. आइए अब हम चैप्टर में चलते हैं. Our topic is types of resources. ओरिजिन के बेसिस में रिसोर्सेज के 2 टाइप्स होते हैं, एक बायोटिक और एक एबायोटिक. बायोटिक रिसोर्सेज जो बायोस्फीयर्स में होते हैं और जो लिविंग्स होते हैं, जिनमें लाइफ्स होती हैं, वे ऐसे रिसोर्सेज बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं. जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइव स्टॉक्स मतलब जितने भी एनिमल्स, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, सारे के सारे. और नॉन लिविंग जो रिसोर्सेज होते हैं उन्हें हम एबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं. ठीक है. जैसे कि रॉक, मिनरल्स, मेटल्स, ये जो रिसोर्सेज हमको नेचुरल में मिलते हैं इसको एबायोटिक कहते हैं क्योंकि इनमें लाइफ नहीं होती. ओके. नेक्स्ट जो टाइप्स है रिसोर्सेज का जिसके हिसाब से बांटा गया है वो एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से रिसोर्सेज को बांटा गया है. पहला है रीन्यूएबल रिसोर्सेज. रीन्यूएबल अपने नाम से पता चल रहा है, जो वापस रीन्यूड हो सके, रिप्रोड्यूस हो सके, चाहे वो फिज़िकली हो, केमिकली हो, मैकेनिकली प्रोसेस के द्वारा हो, उसे वापस बनाया जा सके या वापस उसे नए तरीके से ढाला जा सके. ऐसे रिसोर्सेज को हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. इसमें आते हैं सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. द रीन्यूएबल रिसोर्सेज फर्दर डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस ऑन ए फ्लो. ठीक है. इसको और आगे भी डिवाइड किया गया है. ठीक है. इसके अलावा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हम देखते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब जो ऐसे मिनरल या फॉसिल फ्यूल्स रिसोर्सेज जिसको हम रिन्यू ना कर सके, दोबारा बना ना पाए, या उनको बनने के लिए जियोलॉजिकली टाइम बहुत लंबा लगे, बहुत लंबे समय के बाद वो फिर से बनता है ना. जैसे हमने फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ा कि कई हज़ारों सालों से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ के नीचे दबते हैं वे धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं. ओके. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें प्लांट्स भी आते हैं. मैक्सिमम प्लांट्स लोग जो है वो फॉसिल फ्यूल ज़्यादा क्रिएट करते हैं.
तो ये कई मिलियंस ऑफ ईयर्स का प्रोसेस होता है इनको दोबारा बनने के लिए, ठीक है। तो ये ऐसे रिसोर्सेज को क्या कहते हैं हम, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, ओके। इसके बाद है अपना ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब आप किसी चीज़ को ओन करते हैं, उन्हें हासिल करते हैं, उनके आधार पे भी रिसोर्सेज को बांटा गया है, ठीक है। तो पहला जो रिसोर्सेज है वो है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज मतलब किसी एक पर्सन को बिलोंग करने वाले रिसोर्सेज, जैसे कि एक फार्मर है, उसकी खुद की लैंड है जो उसको अलॉट की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, उसके बदले वो रिन्यू देता है, वो उसका मालिक है, वो ओनरशिप, एक कंपनी का मालिक होना, एक स्कूल का मालिक होना, अपने घर का मालिक होना, ठीक है। जैसे अर्बन एरिया में अपना प्लॉट होता है, हाउस होती है, प्रॉपर्टी होती है, उनके हम मालिक होते हैं। ये सब रिसोर्सेज है जिसका हम मालिक है, ठीक है। तो कुछ जो प्लांटेशंस होते हैं, पास्टरेज जो लैंड होते हैं, उसमें कई पॉन्ड्स होते हैं, वाटर वेल्स होते हैं, इनके मालिक होते हैं। तो ये सब जो इंडिविजुअली किसी एक इंसान के हाथ में होता है, ऐसे रिसोर्सेज को हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। कम्युनिटी मतलब जो किसी प्रॉपर पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हुए। आप लोग अपने घर के आसपास देखते होंगे एक सामूहिक भवन होता होगा, कम्युनिटी हॉल बोलते हैं इसे, तो वो कम्युनिटी के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए बिलोंग करता है, ठीक है। जो कम्युनिटी के हर मेंबर्स के लिए वो ईजिली एक्सेसिबल होता है। जैसे खासकर विलेज में हम जाते हैं तो जो ग्रेजिंग ग्राउंड होता है, ठीक है, या फिर विलेज के जो पॉन्ड्स होते हैं, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, ये सारे के सारे हम कम्युनल रिसोर्सेज में बिलोंग करते हैं। प्ले ग्राउंड्स है अर्बन एरिया में, ये सब कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। अब अगला आता है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज मतलब जो नेशन को बिलोंग करता है, ऐसे रिसोर्सेज जो राष्ट्र की संपत्ति है, देश की संपत्ति है, ठीक है। इसे पब्लिक गुड्स या पब्लिक प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। ये प्राइवेट और इसके अंदर दोनों आ जाते हैं, पब्लिक गुड्स, प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी आ जाता है। आज मेरा जो घर है वो जिस देश में है, तो वो ज़मीन उस देश की है, मेरा घर भी उस देश का। अगर देश के काम के लिए आता है, जैसे कुछ कंस्ट्रक्शंस वर्क आ रहे हैं, रोड्स है, कैनाल्स है, रेलवे कंस्ट्रक्शन करना है जिससे देश तरक्की करता है, तो वो किसी भी कम्युनिटी लैंड या इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी को ओन कर सकता है, वो ले सकता है, क्योंकि इससे क्या है, देश का हित होने वाला है, ठीक है। इसकी भरपाई गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो इसके लिए अलग से एक अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है जो ये डिसाइड करता है कि कौन से लैंड को वो ले या किस तरीके से वो अपने एरिया को क्या करें, डेवलप करें। इसके अलावा जो मिनरल्स हैं, वाटर रिसोर्सेज है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, ओशंस जो एरिया कुछ खासकर 12 न्यूटिकल माइल अप्रॉक्स 22.2 किलोमीटर, ये जो कोस्टल एरियाज़ है, ठीक है, इसके इतने एरिया को क्या कह सकते हैं हम लोग, नेशन बाउंड्री कह सकते हैं। इसके बाद आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो पूरे विश्व की संपत्ति है। इसमें खासकर जो आता है ना, वो आते हैं ओशन रिसोर्सेज जो 200 न्यूटिकल माइल्स के बाद आते हैं। इनको एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक जोन्स कहा जाता है। ये ओपन ओशन होते हैं, ये किसी इंडिविजुअल कंट्री की प्रॉपर्टी नहीं होते, ये पूरे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको वहाँ से ट्रैवल करना है या कुछ ओन करना है तो आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप ये सारी चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। अब हम डेवलपमेंट के बेसिस में, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे भी देख लेते हैं कि रिसोर्स को कैसा बांटा गया है। पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज, इसके बारे में जान लेते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जो किसी पर्टिकुलर रीजन में फाउंड तो होते हैं पर उसको यूटिलाइज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बताया है कि राजस्थान, गुजरात के इलाकों में बहुत से ऐसे इन्यूमरेबल पोटेंशियल रिसोर्सेज जैसे विंड है, सोलर एनर्जी है, वो वहाँ बड़ी मात्रा में है, लेकिन उसको अभी यूज़ नहीं कर पा रहे। वहाँ पे ऐसी चीज़ें ही नहीं लगी कि उस रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर सके और डेवलप, उस प्रॉपर्टी को डेवलप कर सके। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो आज है हम उसका यूटिलाइजेशन जानते नहीं है, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर में कर सकते हैं, ठीक है। डेवलप्ड रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज which have served the quality and quantity of have been determined for the utilization। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को हम अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से हम उस रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, और हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी और फैसिलिटी है जिसके कारण हम
इस रिसोर्सेज को डेवलप कर सके। ओके, जो रिसोर्सेज आज हम यूज़ कर रहे हैं वो सब के सब डेवलप्ड रिसोर्सेज ही है। स्टॉक, अगला है स्टॉक। स्टॉक जो है वो ऐसे मिनरल्स है इन्वायरमेंट में जिसमें पोटेंशियल तो है ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने का, पर अभी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, और हो सकता है इन फ्यूचर में हम उनका इस्तेमाल कर सकें, हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें जिसके कारण हम उस मिनरल्स का इस्तेमाल कर सकें। ऐसे को हम क्या कहेंगे, स्टॉक्स कहेंगे। एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं जैसे वाटर, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंपाउंड है, और हाइड्रोजन हम जानते हैं कि रिच सोर्स है एनर्जी का, पर हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके उससे उसकी एनर्जी को यूटिलाइज कर सकें। अगला है रिजर्व। रिजर्व क्या है? रिजर्व सबसेट है स्टॉक का। मतलब हो सकता है कि हमने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है कि हम हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके यूज़ कर सकें, पर हमने उसको अभी तक स्टार्ट नहीं किया है इस तरीके से करना। ठीक है, और इसे हमने बचा के रखा है ताकि हम फ्यूचर में अगर हम लोग को इस रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ी है, इस एनर्जी की ज़रूरत पड़े, तो उसका रिक्वायरमेंट हम कर सकें। ठीक है, जैसे कि रिवर जो वाटर है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए काम आता है प्रेजेंट में। ठीक है, और इसको हमने लिमिटेड एक्सटेंड करके रखा हुआ है। तो ये जो डैम का पानी है, ये फॉरेस्ट है, ये सारे रिजर्व रिसोर्सेज है जिसका हम इस्तेमाल फ्यूचर में कर सकते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं रिसोर्सेज का। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डेवलपमेंट ज़रूरी क्यों है। रिसोर्सेज जो है वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक क्वालिटी लाइफ मेंटेन करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज होना ज़रूरी है। और रिसोर्सेज क्या है? ये एक नेचर का फ्री गिफ्ट है जो हमें प्रकृति ने दिया है, पर ह्यूमन बीइंग इसका इनडिस्क्रिमिनेटली बहुत बुरे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने आ गई है। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम क्या है? डिप्लीटिंग ऑफ द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। रिसोर्सेज आज कुछ लोगों के हाथ में, मतलब इंडिविजुअल के हाथ में आ गई है, जो अपने मनमाने तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा इंडिविजुअल के अलावा कुछ लोगों के हाथ में ये रिसोर्सेज फंस गई है, जिसके कारण सोसाइटी के दो बड़े सेगमेंट क्रिएट हो चुके हैं, एक रिच और एक पुअर। ठीक है, जबकि रिसोर्सेज का है सबके लिए, रिच के लिए भी पुअर के लिए। पानी, अगर किसी को प्यास लगी है और उसको पानी चाहिए तो रिच के लिए अलग पानी आता है, पुअर के लिए अलग पानी आता है, ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज सबके लिए इक्वल है ना। इसके अलावा एक जो इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, तो आज जो ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस क्रिएट हो चुकी है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग होना, ओजोन लेयर का डिप्लीशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, ये सब सारी क्राइसिस ह्यूमन को फेस करनी पड़ रही है, नेचर को फेस करनी पड़ रही है। ओके, तो इन सारी चीज़ों के लिए ही हमें रिसोर्सेज को डेवलप करना ज़रूरी है, रिसोर्सेज को रिजर्व करना ज़रूरी है। तो ये जो रिसोर्सेज है जो डिस्ट्रीब्यूट है, एसेंशियल है ह्यूमन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को और ग्लोबल पीस बनाए रखने के लिए। पर आज जो प्रेजेंट ट्रेंड चल रहा है, जिसके कारण कुछ फ्यू इंडिविजुअल और कंट्रीज़ के हाथ में सारे रिसोर्सेज आ गए हैं, और इस कारण जो फ्यूचर है हमारे प्लानेट का वो खतरे में आ गया है। तो रिसोर्सेज प्लानिंग एक एसेंशियल है, जिसके कारण हम सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस और एक अच्छी लाइफ या रिसोर्सेज को डेवलप कर सकते हैं। इन सारी रिसोर्सेज प्लानिंग के द्वारा हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ला सकते हैं और रिसोर्सेज को डेवलप कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है हम ये जान लेते हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टर्मोलॉजी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट should be take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the need of future generation.
मीन्स सस्टेनेबल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम डेवलप तो हो लेकिन प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए। आज के लिए या आज के ज़माने में मैंने जैसे देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें बता रहा हूँ कि डेवलपमेंट का मतलब ही क्या होता है, नेचर का, ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है नेचर का नुकसान। ह्यूमन अपने डेवलपमेंट के लिए अगर वो घर भी बना रहा है तो पेड़ काटेगा, घास उखाड़ देगा, आसपास के जीवों को मार देगा, ये उसके लिए डेवलपमेंट हो गया। तो डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट करना जिसमें कभी कोई इन्वायरमेंट डैमेज ना हो और जो रिसोर्सेज आज हमारे पास है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा सकें। ओके, इसके लिए रियो डी जेनेरियो में 1992 में एक अर्थ समिट हुआ था जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि किस तरह से रिसोर्सेज प्लानिंग करनी है, किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाना है और इन्वायरमेंटल क्राइसिस कैसा है। ये पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट था, ठीक है, जिसमें 100 से ज़्यादा देश लोग शामिल हुए थे, ठीक है। और यहाँ उन्होंने ग्लोबल जो क्लाइमेटिकल चेंज आ रहा है उसे बदलने के लिए, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी उसको मेंटेन करने के लिए इन्होंने एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया था। एजेंडा 21 मतलब 21st सेंचुरी तक हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्रिएट करना है अर्थ में, ठीक है, ये एजेंडा 21 है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं पहले रिसोर्सेज प्लानिंग क्या होती है। ओके, एजेंडा 21 मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एजेंडा 21 क्या है कि वही 1992 की जो समिट हुई थी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट जो है यूनिसेड ने कहा था रियो डी जेनेरियो में कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाना है, हमें इन्वायरमेंटल जो डैमेज हो रहा है, जो पुअर्टी है, जो डिजीज़ है, जो ग्लोबली, इसको हमें ग्लोबली कोऑपरेट करके एक कॉमन इंटरेस्ट बनाना है और इसको सुधारना है। क्योंकि जिस क्लाइमेट में आज हम रह रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारा फ्यूचर जनरेशन उस क्लाइमेट में रहे, उसका सुधार हो, ठीक है, और इसे हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर छोड़ के जाना होगा। यही एजेंडा 21 था, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि रिसोर्सेज प्लानिंग क्या होती है।